नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कल हमने इससे पूर्व भारतीय इतिहास के बारे में एक वीडियो डाली थी, उसमें कुछ पहलू छूट चुके थे। मैंने आपसे कहा था कि इससे पूर्व की वीडियो में कंटिन्यू रखूँगा। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिकालीन इतिहास के बारे में जो हमने पढ़ा था, ये जो पीरियड हैं इसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त में उस वीडियो में बताया। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीनकालीन इतिहास के बारे में। तो इसका जो समय रहा है, इसका जो काल रहा है, ये जो काल रहा है मानव के आगमन से लेकर जब मानव इस धरती पर पैदा हुआ था तब से उसकी जर्नी कहाँ से प्रारंभ हुई, वो क्या करता था, किस प्रकार से उसका जीवन यापन हुआ था, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और ये कालांतर तक कहाँ तक पहुँचती है, 8वीं शताब्दी तक का ये सफ़र यहाँ रहा। और कुछ इतिहासकार इस के पीरियड को 700 ईसा से 800 ईसा के मध्य का ये समय को भारतीय इतिहास का अंत मानते हैं। जो प्राचीन कालीन जो इतिहास था वो था 701 से 800 के बीच का जो समय रहा, इसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास का अंत माना जाता है। और इस काल में जो घटनाएं घटित हुई उसका कोई साक्ष्य हमारे सामने मौजूद नहीं है, किसी प्रकार का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त है, ना उसकी लिपि प्राप्त है, ना उसकी सामाजिक सभ्यता प्राप्त है। तो ऐसे काल को प्राचीन इतिहास के मध्य इसे रखा जाता है। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास का जो पीरियड रहा है, जो समय काल रहा है, वो 712 ईसा से जब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण हुआ था भारत में, तब से लेकर 1757 जब पालसी के युद्ध हुआ था, उस तक का जो इतिहास का जो पीरियड रहा है, मध्यकालीन इतिहास में ये चीज़ें घटनाएं घटित हुई, ये मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। और कुछ इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग थ्योरिकल चीज़ें रहती हैं, उनका मानना भी अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो कुछ इतिहासकार इसका जो पीरियड रहा है तो वो कहते हैं कि ये 1707 ईसा तक का रहा, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि इसमें मुग़ल काल जिस प्रकार से अपने पूर्ण स्वभाव में था, जिस प्रकार से मुग़ल काल में भारतीय सभ्यता को एक नए पंख लगे, एक नया आयाम मिला, तब तक का ये समय रहा। अब मुग़ल काल की यदि बात करें, औरंगजेब से लेके हुमायूं और बाबर से लेकर औरंगजेब की जो मृत्यु तक की जो ये शासनकाल रहा है, तो इसको मध्यकाल के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसे मौर्य काल भी कहा जाता है या मुग़ल काल के अंतर्गत भी इसे समावित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो इसका पीरियड रहा है ये 1757 से 1947 के मध्य का जो समय रहा है, इसे हम आधुनिक काल के अंतर्गत रखते हैं, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत इन चीज़ों को रखते हैं। अब 1757 ईस्वी के बाद जो घटनाएं घटित हुई, 1947 तक के बीच की जो घटनाएं घटित हुई है, अब मैं बात कब से कर रहा हूँ, 1757 से और 1947 के बीच जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, जो भी इस समय जो चीज़ें हुई हैं, उसको हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जोड़ते हैं, उनको रखते हैं। और इसमें भी कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इस के अंतर्गत जो आधुनिक काल को जो कहते हैं कुछ इतिहासकार, 1964 तक इसको माना जाता है, जब तक कि नेहरू की जो पूर्ण शासन करने की जो नीति थी वो पूर्ण तरह से समाप्त नहीं हो गई थी, तब तक का ये शासनकाल इसको अंतर्गत माना जाता है। अब बात करते हैं, जो हमने प्राचीनकालीन इतिहास के बारे में पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जाना और आधुनिकालीन इतिहास के बारे में जाना। ठीक है, अब 1707 से 15 अगस्त 1947 तक का जो पीरियड रहा है वो आधुनिक काल के मध्य रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको, जो प्राचीनकालीन जो इतिहास की यदि हम बात करें तो उसका जो पीरियड है वो 2600 BC के मध्य रहा है। और मध्यकालीन इतिहास की यदि हम बात करें वो 1707 से 1757 के मध्य, AD के मध्य ये रहा है। और आधुनिक कालीन भारत की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत 1757 से 15 अगस्त 1947 के मध्य ये चीज़ें रही हैं। इसका घटनाक्रम क्या है हम आगे जानेंगे। अब
भारतीय इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम इतिहासकारों ने इसे अलग अलग तरीके से बांटा है। अब जो इतिहासकार रहे हैं मील ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है, जो आपके सम्मुख से दिख रहा है। प्राचीनकालीन और मध्यकालीन, आधुनिककालीन भारत में इसे विभाजित किया गया है। अब यदि हम इसकी घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो इसके घटनाक्रम क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। जो पहली जो घटनाक्रम की यदि हम बात करें वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये 2600 से 1900 बीसी के मध्य का ये पीरियड रहा है। इस पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से पनपी, किस प्रकार से मानव सभ्यता आगे को बढ़ी, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का जो है वो है उत्तर हड़प्पा काल, जिसे अंधकमाई युग भी कहा जाता है। 1900 से 1500 बीसी के मध्य का ये पीरियड रहा है। अब बात करते हैं तीसरा, ये वैदिक काल। ये वैदिक काल का जो समय रहा है वो रहा है 1500 से 1000 बीसी के मध्य, ये वैदिक काल का समय माना जाता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा। उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है वो 1000 से 600 बीसी के मध्य का ये उत्तर वैदिक काल रहा है। उसके पश्चात हम जो पढ़ेंगे महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल का जो पीरियड रहा है वो 600 से 322 बीसी के मध्य ये रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। अब आता है छठे नंबर का, वह है मौर्य काल। अब मौर्य काल की यदि हम बात करें, जो मौर्य काल का जो समय रहा है वो रहा है 322 से 185 बीसी के मध्य का ये समय रहा है। अब आते हैं सातवें नंबर में मौर्योत्तर काल। ये काल जो रहा 185 से 319 एडी के मध्य का ये समय रहा है। अब आपको हमने इससे पूर्व जो बताया था एडी और बीसी के जो चीज़ें हमने बताई थी कल, अब देखिए थोड़ा सा इस पर हम फिर से प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। नोट करने वाली ये महत्वपूर्ण बात है, जब बीसी की यदि हम बात करें, बिफोर की यदि हम बात करें, तो ईसा की जो पूर्व की बात कर रहे हैं हम। जब ईसा के जन्म की जो पूर्व की घटनाएं को हम यदि हम बात करते हैं उस घटनाक्रम को, तो उसको उल्टे क्रम में लिखते हैं। मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के अनुसार हम इसे लिखते हैं। और जब ईसा की जब मृत्यु के पश्चात का जो समय हम जानते हैं, जिसे हम समझते हैं, वो उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आगे को हम इसे बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब आते हैं हम 8वें नंबर का, जो गुप्त काल का जो शासन रहा है भारत के मध्य। जो इतिहासकारों ने इस काल खंड को जो विभाजित किया गया है, ये 300, 1900, 500, 550 एडी के मध्य का ये समय रहा है। अब उसके पश्चात हर्षवर्धन का समय रहेगा, वो रहा 606 से और 647 एडी के मध्य का ये समय रहा है। अब 10वें नंबर की यदि हम बात करें, इसमें राजपूत काल और मध्यकाल के पूर्व मध्यकाल आ जाएगा, जिसके अंतर्गत हम 750 से 1000 एडी के मध्य की ये चर्चाएं करेंगे। अब 11वें नंबर का सुल्तान काल आ जाएगा, 1192 से 1526 एडी के मध्य का ये पीरियड रहा है। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुग़ल काल से पूछे जाते हैं। मुग़ल काल का जो समय रहा है वो 1526 से 1707 तक का माना जाता है। कोई भी और वैज्ञानिक जो इतिहासकार इसको 1557 के मध्य को भी इसको जोड़ते हैं, इस पीरियड में भी है। उसके पश्चात हम आधुनिक भारत की यदि हम बात करें, आधुनिक भारत 1707 से 1947 का ये समय रहा है। अब देखिए इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है, कई इतिहासकारों का अपना अपना मत है। उनके अनुसार इससे जो मुग़ल काल का जो पीरियड रहा है 1526 से जो 1707 की जो हम बात कर रहे हैं, यदि कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि मुग़ल काल का पीरियड कब से कब तक का रहा, अगर मान लीजिए 1707 नहीं दिया है, 1857 दिया है, तो आप इसे क्लिक कीजिएगा, ये राइट आंसर होगा। जो आधुनिक काल की हम यदि बात करें, आधुनिक भारतीय इतिहास की यदि हम बात करें, तो वो इतिहास का जो कालक्रम है वो 1707 से प्रारंभ होते हुए 1947 तक का जाएगा। यदि इसे और तरीके से हम देखें दूसरे पहलू की तरफ से, 1957 एडी के मध्य से हम बात करें, 1857 से
1947 जब तक का नेहरू का जो शासनकाल रहा, तब तक का जो पूर्ण तरीके से जो हम देखते हैं ये समय रहा है आपका 1947 तक का जो रहा है। ठीक है, अब हम जो पढ़ें, जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है प्राचीन भारत, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा प्राचीन भारत के अंतर्गत हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिससे कि परीक्षाओं में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो इंटर में पढ़ रहे हैं जो बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस या यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है वीडियो। इसलिए आप इसे देखें, समझें और समझने की कोशिश करें कि यदि साथ साथ मेरे इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अब हम बात करें प्राचीन भारत की बात करें। प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, विश्व में ऐसी सभ्यता मात्र एक सभ्यता है, ऐसी सभ्यता हमें और कहीं देखने को नहीं मिली। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में इसे जोड़ा जाता है, उसके शीर्ष क्रम में इसे रखा जाता है। और यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज करता रहे हैं, इसकी जो इसको प्रकाशन में लाए, जो इसकी खोज हुई थी 1826 में। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेलन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। अब जो ब्रिटिश शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था, हड़प्पा का सर्वे किया था। वहाँ पर इन्होंने निरीक्षण किया कि ये किस प्रकार की पीरियड है, ये कि क्या यहाँ पर चीज़ें मौजूद हुई, क्या क्या यहाँ पर मिली, इन चीज़ों का वहाँ पर सर्वे किया गया था। और बात करें 1856 में जॉन बल्टन एवं विलियम बल्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे का जब लाइन बिछा रहे थे, जब रेल लाइन बिछ रही थी भारत के अंतर्गत, जो पाकिस्तान प्लस भारत की जो आज जो हिस्सा भारत से अलग होकर पृथक होकर पाकिस्तान का जो रूप धारण किया है, उसकी बात कर रहे हैं। जब जॉन बेल्टन और विलियम बेल्टन ने जब लाहौर से कराची के मध्य जब मध्य रेलवे का जो लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। अब जब लाइन का कार्य चल रहा था, वहाँ पर कुछ ईंटें बिखरी हुई देखी थी। उन्होंने उन ईंटों का प्रयोग ये रेलवे लाइन को बनाने में उन ईंटों का प्रयोग किया। और 1856 के मध्य ही, मैं बात कर रहा हूँ 1856 के मध्य ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया था। अभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कनिंघम द्वारा सर्वप्रथम पहली दफ़े कब सर्वेक्षण किया गया था। जो इसका जो सर्वेक्षण किया गया था 1853 में पहला सर्वे किया गया था, और द्वितीय जो सर्वे किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, वो दूसरी बार 1856 के मध्य ये दूसरी सर्वे हुई थी। अब देखिए, एक ही प्रश्न से दो आंसर बने, ठीक है ना। कालांतर में जब कोई कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, तब उसमें ये पूछा जा सकता है कि कनिंघम द्वारा दूसरा सर्वे कब किया गया था। 1856 के मध्य किया था। प्रथम सर्वे कब किया गया था, 1853 के मध्य किया गया था। और 1861 में बहुत महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को लेते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी 1861 के मध्य हुई थी। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, वो 1861 में हुई थी। ठीक है, अब जब इसकी स्थापना हुई थी तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना करवाई गई थी, उसका जो श्रेय यदि हम बात करें, उसके जो जन्मदाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम मानते हैं। जो उस समय के जो गवर्नर रहे हैं लॉर्ड केलिविंग के समय में ये उद्घोषणा हुई थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा ही ASI भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के जनक कौन है, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका जनक के तौर पर माना जाता है। ठीक है,
अब आते हैं 1921 की तरफ बढ़ते हैं। अब 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु वहाँ पर नियुक्त किया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 1921 में के मध्य सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी, ये भारतीय व्यक्ति हैं, दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई करने के लिए, उसको उत्खनन करने के लिए, उत्खनन मतलब उसकी जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खुदाई के लिए उनको नियुक्त किया गया। और 1922 में ही सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। पहले तो 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को क्या किया था, हड़प्पा की खुदाई के लिए नियुक्त किया गया था। और साथ ही 1922 में एक साल पश्चात सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को भी मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता के तौर पर नियुक्त किया। मतलब जो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई के लिए भी राखलदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। अब बात करें 1924 के मध्य का जो समय रहा है, उसमें सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता प्लस हड़प्पा सभ्यता की ये घोषणा की थी। इन दो सभ्यताओं का जो घोषणा हुई थी, जो उद्घोष हुआ था, वह सर जॉन मार्शल को इसका श्रेय जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? ये सर जॉन मार्शल द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 1924 में इसकी घोषणा की गई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता प्लस हड़प्पा सभ्यता को एक जो नाम दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था। अब इतिहासकार पिटिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। जो इतिहासकार रहे हैं कालांतर में, पिटगट ने जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हो रही थी उसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जो जोड़ा गया था और उसको ये कहा गया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। यहाँ पर दोनों सभ्यताओं की जो प्रमुख व्यापार केंद्र रहा होगा, इसलिए ऐसी तर्क उनके द्वारा दिए गए थे। अब हम विस्तार की यदि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र जो रहा है, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता पहले तो ये मानी जाती है, ये नोट कर लीजिएगा। और लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। ठीक है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। और यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि क्षेत्रों में ये फैली हुई है। ठीक है, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो ये कौन कौन से देशों तक ये फैली हुई है? ये भारत है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान में हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता रही है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें, ये दोनों सभ्यताएं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई है। और जो यह सभ्यता रही है, ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। त्रिभुज के आकार की सभ्यता का हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह काश्य सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं। और यह जो महत्वपूर्ण जो नोट करने वाली बात है, काश्य युगीन सभ्यता को इसके नाम से भी इसे पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें इस सभ्यता के अंतर्गत कांसे का भी प्रयोग देखने को मिला हमें, और इसलिए इसे काश्य सभ्यता के मध्य भी इसे जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है चारों दिशाओं में, ये देखने वाली बात है। जो दार नदी है, पहली जो बात कर रहा हूं, ठीक है, जो दार नदी है सुतकाड़ गेटोर में बलूचिस्तान और माड़ा कश्मीर चिनाब नदी के मध्य, और जो अलामीरगिर जो यूपी हिंडन जो नदी है उसके छोर तक ये फैली हुई है। और दैमाबाद एमपी के मध्य ये परवार नदी पर ये हमें देखने को मिलती है।
अब आते हैं थोड़ा इनका कालक्रम के बारे में हम जान लेते हैं। इतिहासकारों ने इसके कालक्रम को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। यदि हम 1400 BC के मध्य की यदि पद्धति की यदि हम बात करें, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है देख लीजिए। जो इसका जो निर्धारण किया गया है जो पद्धति के अनुसार, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। 2600 से 1900 BC के मध्य जो नई NCERT की बुक जो छपी हुई NCERT के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये 2600 से 1900 BC के मध्य ये सभ्यता पनपी रही होगी। और जो NCERT की जो पुरानी किताबें हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है, इसका जो पीरियड जो हम मानते हैं 2350 से 1750 BC के मध्य, ये पुरानी NCERT की बुक में ये इसका उल्लेख मिलेगा आपको। अब यदि हम वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो 2600 से 1900 BC के मध्य हम इसी को ही हम मानेंगे। और जो पुरानी रही है, इससे पूर्व की जो किताब रही है उसमें 2350 से 1750 BC के मध्य का समय ये माना गया है। और 3250 से 1750 के मध्य सारंगलोन अभिलेख के अनुसार ये मध्य एशिया का भाग रहा है, इसलिए इसमें उल्लेख इसका प्राप्त होता है। अब आते हैं हम, इससे पूर्व हमने कल आपको ये चीज़ें बताई थी। या हम स्थलों की यदि हम बात करें तो स्थल जो है जिसमें हड़प्पा की यदि हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जो स्थित है मोटोमरी जिला, ये POK पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर है उसके मध्य आता है। और वर्तमान में यदि बात है साहिवाला जिले के अंतर्गत ये आती है। और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और उत्खनन मतलब इसके खोजकर्ता जो रहे हैं, जो इसका जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। और R37 यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है। और विदेशी कब्रें भी यहाँ पर देखने को मिले। इक्का की गाड़ी, सिंगार की पेठी और स्वास्तिक का भी यहाँ पर निशान इस सभ्यता के अंतर्गत हमें खुदाई के अंतर्गत मिली। और जो नदी के तट से 12 स्नानगार मिले जो 2 लाइनों में विभाजित हुए हैं। और पास में ही एक अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिला है, जहाँ पर गेहूँ इत्यादि को साफ किया जाता है, उसको वो चबूतरा वहाँ पर मिला है। और पास में ही श्रमिक आवास भी इसके अंतर्गत हमें हड़प्पा सभ्यता में जो देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो की, जो मोहनजोदड़ो दूसरी सभ्यता, सबसे बड़ी सभ्यताओं में से दूसरी सभ्यता रही है मोहनजोदड़ो। और यदि इसकी स्थिति की बात करूँ, ये स्थित है जो ये लड़काना सिंधु, ये POK पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। ये सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। और यदि हम इसकी बात करें, इसके उत्खननकर्ता की जो है ये राखलदास बनर्जी के मध्य इसका उत्खनन कार्य किया गया था। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। ये सिंधी भाषा का प्रयोग है। और इसमें जो हमें देखने को जो मिलती हैं, जो चीज़ें इसमें हमें मिली इसकी खुदाई के दौरान, इसके अंदर पहला तो जो हमें मिला, पहली चीज़ जो हमें देखने को मिली वो मिला था आपको विशाल स्नानागार, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो आकार रहा है, जो विशाल स्नानागार रहा है 39 × 23 × 8 फीट का ये स्नानागार है। और इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसमें बिंदु मियन का लेप लगाया गया है, ठीक है, जिससे कि पानी लीकेज ना हो। और इसके अंदर इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ा स्नानागार है, ठीक है। और तीसरी तरफ बरामदा है। और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना स्नान करके कपड़े चेंज करने के बाद वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। और जलापूर्ति के लिए यहाँ पर कुओं का भी निर्माण किया हुआ है। सीढ़ियों के यहाँ पर साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं इसकी खुदाई के दौरान, जो हमें देखने को मिलते हैं। और जो इसका प्रथम तल में सभ्यता पुरोहित रहे होंगे। और सम्यता यहाँ हमें क्या देखोगे, यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता होगा, यहाँ पर पूजा पाठ की जाती होगी इनके द्वारा। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंतर्गत जो निवासी थे, जो यहाँ पर का जो मानव सभ्यता का जो जीवन फल फूल रहा था, उसके अंतर्गत जो धार्मिक अनुष्ठानों को भी महत्वता दी गई है। और सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत इसे घोषित किया गया था जब, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत किसके द्वारा इसे घोषित किया गया था, वो सर जॉन मार्शल द्वारा इसको
घोषित किया गया था। और इसमें जो सबसे बड़ा बात है, इसमें जो विशाल विशाल अन्ना जहाँ पर अनाज रखते हैं वो अनारगार मिला था। और यहाँ पर महाविद्यालय के कक्ष भी देखने को मिले थे। सूती कपड़े के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिले। हाथी का कपाल खंड, जो हाथी का जो सर होता है, उसको भी हमें यहाँ पर देखने को मिला था। और यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो हमने ये कहा कि इसकी ताम्र मूर्तियों की जो मिली थी, इसे काशी युग के नाम से भी हम जो जानते हैं। यहाँ पर नितिकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई मिली। हमें ये पता चला कि इस समय की जो सभ्यता रही है मोहनजोदड़ो, यहाँ पर धातु का भी प्रयोग ये लोग जान गए थे, और मिट्टी का तो प्रयोग तो जान ही गए थे। और यहाँ नग्न है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग इस मूर्ति के अंतर्गत नहीं किया। इसमें एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं इसने। और पुरोहित राजा की मूर्तियों को भी ध्यान की अवस्था में बनाया गया है। जो यहाँ पर जो राजा रहे होंगे, जो पुरोहित जो कर्मकांड करते हैं, उनकी भी यहाँ पर मूर्ति बनाई गई। इसमें शॉल ओढ़ी रखी है, इसमें एक शॉल ओढ़ी रखी है, जिसमें काशी कारी का कार्य किया गया है। और यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें भी इसी सभ्यता के अंतर्गत हमें मिली हैं। अब बात करते हैं लोथक की। इससे पूर्व हमने लोथक के बारे में आपको बता दिया था। लोथक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जो लोथक है, इस जो ये स्थान है, जो लोथक जहाँ ये पाएगी, ये है गुजरात। भोगवा नदी के किनारे ये बसी हुई सभ्यता है। इसका उत्खनन जो कार्य किया था SR राव द्वारा, रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। इसकी खोज करता है, इसको जाता है। यह एक व्यापारी नगर था, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की बात करें, यहाँ पर क्या करता है, व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर यह दोदीवाड़ा यहाँ पर मिलता है, जिसे और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कीर्ति थी ये। और मन के बेर बनाने का कारखाना यहाँ था। चावल के साक्ष्य यहाँ मिला हमें। चावल और फारस की जो मोहरों को जो गोल बूटानुमा बनाए गए थे, उसके कुछ मोहरें हमें यहाँ देखने को मिली। और घोड़े की मृत मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिली। चौक के 2 पट्टे मिले, जिससे हमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गेहूँ की पिसाई हुई। घरों के दरवाजे पर मुख्य मार्ग पर एक मार्ग हुआ करता था, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की यदि हम बात करें, इसको देख लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो सन रहा, इसका जो काल रहा है, खंड काल जो इसका विभाजित किया गया, वो 2600 से 1900 के मध्य का ये समय रहा है। इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसे हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम आज इसे जाना जाता है, विभिन्न नामों से इसे पुकारा जाता है। कोई तो इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी इसे कहते हैं, ब्राउन एज सिविलाइजेशन भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरे नाम से इसको भारत का प्रथम नगरीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है, और अद्भुत ऐतिहासिक काल भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तांबा मानव द्वारा खोजे जाने वाली पहली धातु इसी सभ्यता के अंतर्गत हमें देखने को मिली, जिसमें कॉपर इत्यादि हमें जो चीज़ें मिली इसी सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, अब बात करें हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार के बारे में। ये कैसी थी, क्या रही, इसके भौगोलिक आकार क्या रहा। अब यदि बात करें उत्तर छोर मांडा, ठीक है, नदी चेनाब नदी के अंतर्गत है उत्तर छोर में, और दक्षिण छोर के अंतर्गत दैमारवाद जो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो नदी प्रवाहित होती है, परवा नदी के मध्य यह है। और पूर्वी छोर के मध्य अल्तामारी पूर्व जो उत्तर पश्चिम के अंतर्गत स्थित है, वेस्ट। और ये नदी हिंड नदी के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। और पश्चिम छोर के अंतर्गत सुत कागोड़ बलूचिस्तान जो POK के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान, ये दसराव नदी के तट पर स्थित है। और कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, ये है आपका जो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा जो क्षेत्रफल रहा है, कितने क्षेत्रफल में फैला है, ये 12,000
12,09,600 किलोमीटर के मध्य यह फैली हुई है। और सभ्यता का आकार यदि हम बात करें, ये त्रिभुजाकार की सभ्यता रही है। अब सिंधु घाटी सभ्यता नील नदी की घाटी में मिश्रित सभ्यता इसे माना जाता है, और दलाज फारत नदी की घाटी में ये विकसित हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता भी इसी के समकालीन मानी जाती है, और इसकी जो विशेषताएं नहीं हैं, इसमें नगरीकरण हुआ है और नगरों को का दो भागों में जो विभाजन हुआ है, जो पश्चिमी हिस्सा दुर्ग और पूर्वी हिस्से निचला नगर के नाम से इसे जाना जाता है। और साथ ही सड़कें एक दूसरे को समकोण पर 90 अंश पर यह काटती हैं, जिसे प्लस के मध्य से हमें इसे निरूपित करते हैं। और नालियाँ ढकी हुई है, इसमें उत्कृष्ट जल प्रवाह होता है, क्योंकि ये जो सभ्यता था इतनी ज़्यादा विकसित थी कि साफ़ सफाई का भी ध्यान इस सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता था। और जो घरों का जो निर्माण हुआ था वो पक्की ईंटों से हुआ था, और ईंटों का जो अनुपात रहा है वो 4.2.1 के अनुपात में इसे रखा गया है। और ईंटों की जो जुताई हुई है और डामर से भी इसका प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और 8वें नंबर की यदि हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु रहे, व्यापार के 2 प्रकार हुआ करता था, स्थानीय और विदेशी 2 व्यापार यहाँ पर हुआ था। तो लोग विदेशों से भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। और जो स्थानीय में यदि हम बात करें, स्थानीय स्तर पर जो लोकल स्तर पर हुआ था, जिसमें सम्मिलित था तांबा, रेवाड़ी, राजस्थान, और स्थानीय व रूप में जो उपलब्ध होते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हमें सामान इत्यादि देखने को मिलते हैं, जिसमें टीन चांदी ये विदेशी के मध्य से होता था। और माप बांट मोहरों का प्रयोग इसी सभ्यता में हमें देखने को मिला। यहीं से माप की जो परिभाषा प्रकृत हुई थी, ये जो माप का जो किलोग्राम इत्यादि जो चीज़ें हुई हैं आज हमें जो देखने को मिलती है, वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मिलती हैं। और यदि हम लिपि की बात करें, ये भाव चित्रात्मक लिपि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी पढ़े न जाने वाले कारणों से ये लिपि अज्ञात है, क्योंकि हमें इस लिपि को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए हम इसको कह नहीं सकते हैं कि ये लिपि है, ये क्या है। फिर भी हमने इसे लिपि के मध्य में रखा हुआ है। लिखने का जो तरीका था इसका सर्पिलाकार या मोक्ष मूत्रात्मक शैली के अंतर्गत इस आधार पर इसे लिखा जाता था, इसे, ठीक है। और मात्र शासनात्मक समाज के साथ साथ समातक मूल्य का ये समाज रहा है, फला फूला सभ्य समाज रहा है। यदि हम धर्म की बात करें, इसमें प्रकृति पूजा और देवी देवताओं पर आधारित यहाँ पर पूजा होती थी। और अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें, अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ पर सिर्फ कृषि था, और मंदिरों और लोहे के साक्ष्य यहाँ पर हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, ठीक है। इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि वो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण नगर और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हम यदि हम कहें, तो उसके अंतर्गत हमें देखने को जो मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी भारत के जब भारत में रेल लाइन बिछाए जा रहे थे, जिराड राहुल यादव के को ये मिला था, और यहाँ पर इस के ईंटों का भी प्रयोग किया गया था रेल लाइन बनाने में। हड़प्पा का जो क्षेत्र जो सबसे पहले चार्ल्स मैलिन ने देखा था, और 1829 में, और कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा से मिली जो चीज़ें थी उनका जो अर्थ समझने में वो असफल रहे, और वो समझ नहीं पाए ये क्या है क्या नहीं है। इसके लिए वो अब जॉन मार्शल इस सभ्यता को खोजने व उनके अर्थ को समझने में सफल रहे हैं। इन्होंने इस सभ्यता को जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से इसे जाना है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।